Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we start the second unit, that is displacement, force and torque measurement. Here we see displacement transducer. In previous lecture, we see measurement, its significance, types of instrument and type of measurement. The learning outcome of today's lecture are students are able to know the basic of displacement transducer. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7. Similarly, program specific outcome that we achieve in today's lecture are PSO2. Application, specification, selection of displacement transducer. तो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर में जो आउटपुट रहता है दैट इज 1.5 मेगावाट मिली वोल्ट। नॉन लिनियरिटी कितनी रहती है 0.2%। नॉन लिनियरिटी का मतलब क्या है, सपोज आप 1 इनपुट दे रहे हो, 1 ही आपका आउटपुट आना चाहिए, लेकिन दोनों में वेरिएशन कितना आता है 0.2% ऑफ रेटेड आउटपुट। हिस्टैरिसीस रहता है 0.2% ऑफ रेटेड आउटपुट। रिपीटेबिलिटी इज अ 0.1% ऑफ रेटेड आउटपुट। Excitation voltage is equal to 4 volt. That is the specification of displacement transducer. Second one is the selection. The accuracy required. सिलेक्शन किस बेसिस पे करते हैं आप, एक्यूरेसी आपको कितना होना चाहिए, रिजोल्यूशन कितना होना चाहिए। रिजोल्यूशन मतलब 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट और 0.1 mm, 0.2 mm, दैट इज अ रिजोल्यूशन। मतलब कितना कम डिस्प्लेसमेंट वो मेजर करना चाहिए। द साइज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, then displacement type, whether it is a linear displacement or whether it is a angular displacement, the cost and material made, मतलब उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए और उसका मटेरियल कौन से मटेरियल से वो बना होना चाहिए। अप्लीकेशन कहाँ पे होते हैं डिस्प्लेसमेंट के, लेवल मेजरमेंट में, मशीन अलाइनमेंट में, असेंबली चेकिंग में, टूल पोजिशनिंग लाइक इन द लेथ, मूवमेंट कंट्रोल। तो ये सभी क्या है अप्लीकेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। नाउ वी सी LVDT, that is a linear variable differential transducer। तो ये क्या दिख रहा है आपको, दिस इज द डायग्राम ऑफ LVDT। नाउ LVDT कंसिस्ट ऑफ वन प्राइमरी वाइंडिंग एंड टू सेकेंडरी वाइंडिंग S1 एंड S2 वाउंड ऑन अ सिलेंड्रिकल फॉर्मर। इसी का ही मीनिंग क्या है, LVDT जो दिख रहा है दिस इज अ प्राइमरी वाइंडिंग और यहाँ पे क्या है ये सेकेंडरी वाइंडिंग S1 एंड S2 विच इज अ वाउंड ऑन अ सिलेंड्रिकल फॉर्मर। इसका मीनिंग क्या होता है, एक सर्कुलर या सिलेंड्रिकल शेप है जिसपे क्या किया है प्राइमरी वाइंडिंग को और सेकेंडरी वाइंडिंग को वाउंड किया है। ओके then next one is the secondary winding are connected in series so that EMF is induced in them। मतलब ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग S1 एंड S2 है ये क्या है, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, मतलब S1 आर कनेक्टेड टू द S2 सो दैट EMF इज इंड्यूस देम। तो इसी वजह से क्या होता है S1 और S2 में EMF इंड्यूस होता है, मतलब वोल्टेज क्रिएट होता है। देन नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में क्या दिया है, द मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब दिस वन इज अ सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस इनसाइड द सिलेंड्रिकल फॉर्मर, मतलब दोनों के बीच में किसको रखा है मैंने, सॉफ्ट आयरन कोर को, बाय विच डिस्प्लेसमेंट इज प्रोवाइड टू द LVDT। मतलब इसके वजह से क्या कर रहा हूँ मैं, LVDT को डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर विच इज अ मूव इनसाइड द LVDT एंड AC सप्लाई गिवन टू द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द LVDT। मतलब AC सप्लाई आप किसको दे रहे हो, दिस प्राइमरी वाइंडिंग को, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये प्राइमरी वाइंडिंग को क्या दे रहे हो आप, AC सप्लाई। ओके एंड EMF विल बी इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आगे में देखते हैं इसका नाउ वर्किंग प्रिंसिपल। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग AC सप्लाई टू द प्राइमरी वाइंडिंग a EMF will be induced in the secondary winding. That is the principle of a mutual induction. Working. When AC supply given to the primary winding P, magnetic flux are generated by the coil is disturbed by the armature or core so that voltage are induced in the secondary winding।
तो क्या होता है, जब आप प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देते हो, देन व्हाट हैपन्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन आर जनरेटेड हियर। मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ पे जनरेट होगा, इन बिटवीन द प्राइमरी वाइंडिंग हियर। बाय दिस द कॉइल इज डिस्टर्ब बाय द आर्मेचर और कोर। मतलब ये जो फ्लक्स लाइन है, ये फ्लक्स लाइन कौन डिस्टर्ब करता है, इट इज डिस्टर्ब बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन यहाँ से कट होंगी, देन व्हाट हैपन्स, ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है, बिकॉज ये जो सॉफ्ट आयरन कोर ये मूव हो रहा है इनसाइड द primary winding. Now the net output from the transducer, net output from the transducer is the difference between voltage of a secondary winding. Suppose ये S1 winding है और S2 winding है, जिसमें जो EMF create हो रहा था because of the movement of the soft iron core. सपोज S1 में EMF इंड्यूस हो रहा है आपका ES1 और S2 में EMF इंड्यूस हो रहा है ES2। तो नेट EMF जो इंड्यूस होगा वो कितना होगा, ES1 माइनस ES2। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज अ नल पोजीशन। तो नल पोजीशन मतलब क्या होता है, व्हेन दिस आयरन कोर, ये जो दिख रहा है आपको आयरन कोर, इट इज एट द सेंटर। सेंटर मतलब ना वो S1 के तरफ है ना ही S2 के तरफ है। मतलब फ्लक्स लिंकिंग विथ बोथ द सेकेंडरी वाइंडिंग आर इक्वल। मतलब यहाँ पे भी सेम फ्लक्स जनरेट हो रहा है और यहाँ पे भी सेम जनरेट हो रहा है। हेंस इक्वल ईएमएफ आर इंड्यूस। मतलब दोनों में भी जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ES1 और ES2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। दैट्स वाई द नेट ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो कितना होगा, E0 इज इक्वल टू ES1 माइनस ES2 इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों आया, बिकॉज कोर इज एट द सेंटर पोजिशन। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द नल पोजिशन। Now next, when the iron core is moved toward the right of the null position, ओके तो जैसे आयरन कोर है इस साइड में मूव होगा टुवर्ड द S1, देन व्हाट हैपन्स, फ्लक्स लिंकिंग विद द सेकेंडरी वाइंडिंग S1 इज अ मोर। मतलब यहाँ पे फ्लक्स क्या होंगे, ज़्यादा लिंक होंगे। ओके, और इसी के कारण ES1 इज अ ग्रेटर दैन द ES2। दिख रहा है यहाँ पे ES1 इज अ ग्रेटर देन द ES2। हेंस नेट EMF E0 कितना होगा, ES1 माइनस ES2, एंड दैट EMF इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, जैसे यहाँ पे मैं मानता हूँ ये आपकी S1 है, S2 है, तो जब ये कोर इस साइड में मूव होगा, देन व्हाट हैपन्स, S1 इज अ क्रिएटेड मोर EMF देन दैट ऑफ द S2, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। दैट्स वाई EMF E0 इज इक्वल टू ES1 माइनस ES2। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हेन आयरन कोर इज मूव। मतलब दिस इज आयरन कोर, ये कहाँ पे मूव हो रहा है, टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ अ नल पोजिशन। मतलब यहाँ पे मूव हो रहा है। देन मोर फ्लक्स लिंकिंग विद द सेकेंडरी वाइंडिंग S2, हेंस मोर वोल्टेज जनरेटेड इन S2। मतलब यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स लिंक होंगे, मतलब यहाँ पे ज़्यादा ब्रेक होंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा EMF कहाँ पे क्रिएट होगा, S2 में, दैट इज ES2। हेंस ES2 is a greater than the ES1, hence E0 is equal to ES2 minus ES1। नाउ नेट EMF E0, मतलब आपको जो नल पोजीशन में लेफ्ट और राइट पोजीशन में जो आपको EMF मिला है, इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोर। तो क्यों कैलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज ये जो भी EMF यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये क्यों जनरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस सॉफ्ट आयरन कोर। इसी वजह से S1 और S2 में EMF क्रिएट हो रहा है। मतलब जो नेट EMF आपको मिल रहा है इसमें चेंजेस क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर। मतलब इसको आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट EMF। एडवांटेज, दिस डिवाइस इज अ वेरी सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव टू द डिस्प्लेसमेंट। लो पावर कंजम्पशन, इसमें पावर जो कंज्यूम होता है वो लो होता है। डिसएडवांटेज, जनरली हाई फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड 60 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। एप्लीकेशन, CNC मशीन में यूज होता है, यूज टू मेजर द लीनियर मोशन, मेजरमेंट ऑफ फोर्स लोड विथ सुटेबल अदर सेंसिंग एलिमेंट।
Then specification is the same as the displacement transducer. Next one is a explain RVDT, that is rotary variable differential transducer with net sketch. जैसे आपने इसके पहले देखा है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, वो किस लिए यूज होता है? फॉर मेजरिंग द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से आरवीडीटी जो आपका यूज होगा, इट इज यूज फॉर मेजरिंग रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल फॉर मेजरिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है आरवीडीटी रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, तो इसमें क्या रहता है? सेम कंस्ट्रक्शन इज द सेम एज एलवीडीटी। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्राइमरी वाइंडिंग पी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड टू सेकेंडरी वाइंडिंग S1 एंड S2 वाउंड ऑन अ कॉइल स्टेटर एज शोन इन फिगर। मतलब ये दोनों जो वाइंडिंग है किस पे वाउंड है? इट इज वाउंड ऑन द स्टेटर। मतलब ये पूरा सर्कुलर है जिसका मैंने कट सेक्शन बताया आपको यहाँ पे। Then the primary winding excited by AC source and then cam-shaped soft iron core is placed between primary winding P and two secondary winding whose angular displacement is calibrated in terms of the net output voltage। मतलब ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग को क्या दे रहे हो आप? एसी सप्लाई दे रहे हो, जिसके कारण ये प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो रहा है? एक्साइट हो रहा है। और ये जो शाफ्ट आयरन कोर है, rotary shaft iron core is placed between the primary winding P and secondary winding S1 and S2। इसी का ही क्या करना है मुझे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी मेजर करना है। नाउ वर्किंग व्हेन AC सप्लाई गिवन टू द प्राइमरी वाइंडिंग P, मतलब मैं AC सप्लाई कहाँ पे दे रहा हूँ? प्राइमरी वाइंडिंग P को। वेयर मैग्नेटिक फ्लक्स आर जनरेटेड, जहाँ पे क्या होंगे? अभी ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होंगे एसी सप्लाई देने के कारण। विच इज द डिस्टर्ब बाय द कैम शेप कोर, मतलब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं उसको डिस्टर्ब कौन करेगा? ये कैम शेप कोर। कब डिस्टर्ब करेगा? व्हेन इट इज अ मूव बाय सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जब रोटेट होगा शाफ्ट आयरन कोर, तब क्या होंगे? ये जो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं ये डिस्टर्ब होंगे। सो दैट द वोल्टेज आर इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। उसी के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग S1 और सेकेंडरी वाइंडिंग S2 में क्या होगा? आपका EMF विल बी जनरेटेड। EMF कितना जनरेट होगा S1 में? ES1, और S2 में कितना होगा? ES2। और जो नेट EMF रहेगा दैट इज E0, कितना रहेगा? ES1 माइनस ES2। जैसे आपको यहाँ पे बताया नेट आउटपुट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज ऑफ अ टू सेकेंडरी वाइंडिंग। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया नेट आउटपुट कितना रहेगा? E0 इज इक्वल टू ES1 माइनस ES2। नाउ फर्स्ट वन इज द नल पोजीशन। तो नल पोजीशन मतलब क्या होगा? व्हेन आयरन कोर, ये जो कोर है, इज एट द सेंटर, मतलब ये क्या है? सेंटर। फ्लक्स लिंकिंग विद बोथ द सेकेंडरी वाइंडिंग S1 एंड S2, मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक हो रहा है S1 और S2 में, दोनों क्या होगा? सेम होगा। इसलिए दोनों में भी जो EMF इंड्यूस होगा यहाँ पे भी क्या होगा? सेम होगा। दैट्स वाई E0 इज इक्वल टू ES1 माइनस ES2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज दोनों में जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो क्या है? यहाँ पे सेम है, बिकॉज दिस आयरन कोर इज एट द सेंटर पोजिशन। नाउ सेकंड, जब ये शाफ्ट आयरन कोर एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा, ऐसे मूव होगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब S1 के डायरेक्शन में, ओके। देन मोर फ्लक्स लिंक इन सेकेंडरी वाइंडिंग S1, मतलब S1 में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा। दैट्स व्हाई मोर EMF विल बी जनरेटेड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग S1 देन दैट ऑफ द S2। दैट्स व्हाई द नेट EMF E0 इज इक्वल टू कितना होगा आपका? ES1 माइनस ES2। नेक्स्ट वन इज अ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब अभी ये S2 के डायरेक्शन में मूव हो रहा है। दैट्स व्हाई द मोर फ्लक्स आर लिंकिंग विद द secondary winding S2, that's why more EMF will be generated at the secondary winding S2, that's why ES2 is a greater than the ES1, that's why net EMF कितना होगा यहाँ पे आपका? E0 is equal to ES2 minus ES1, and that net EMF is a calibrated in terms of the angular displacement of this core। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है द आउटपुट ऑफ अ सेकेंडरी वाइंडिंग E0, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है इज अ कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड मतलब कंपेयर इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप इसको 10 डिग्री दोगे क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट, तो आपका जो नेट EMF मिलेगा इट इज अ कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द
10 degree. Now advantages. फर्स्ट एडवांटेज इज इन्फाइनाइट रेजोल्यूशन. इसका मीनिंग क्या है? सपोज ये 0 to 1 डिग्री डिस्प्लेसमेंट मेजर करेगा तो इन बिटवीन द 1 डिग्री देयर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ डिग्री आल्सो 0.1 डिग्री 0.2 डिग्री 0.3 डिग्री. तो 0.1 डिग्री भी ये मेजर कर पाएगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इन्फाइनाइट रेजोल्यूशन. और फिर इसकी रेंज है 0 to 40 डिग्री मेजर करने की, मतलब 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री. दैट्स व्हाई इट हैव इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रेजोल्यूशन. मतलब आप मिनिमम इससे 2 डिग्री भी मेजर कर सकते हो, 3 डिग्री भी कर सकते हो, 4 डिग्री भी. दैट्स व्हाई इट हैविंग अ एडवांटेज ऑफ अ इनफाइनाइट रेजोल्यूशन. डिसएडवांटेज, द रेंज ऑफ मोस्ट लीनियर ऑपरेशन फॉर टिपिकल आरबीडीटी इज प्लस माइनस 40 डिग्री. मतलब इसकी रेंज कितनी है? प्लस माइनस 40 डिग्री. एप्लीकेशन इन फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, स्टीयरिंग एंड ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल. Specification: RVDT is a continuous rotational device 360 degree Celsius. Range is about plus minus 40 degree. Resolution plus minus 5 degree. The resolution of RVDT is infinite. That is the various unit outcome that we achieve in today's lecture are: select the displacement measuring sensor for measurement of displacement in given system with justification. Summary of today's lecture. Today we see displacement transducer like LVDT and RVDT. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7, PSO. The various important questions asked in MSBT exam are: list application, specification, selection of displacement transducer, list application, specification of LVDT, list application of specification of RVDT, describe LVDT with net sketch, describe RVDT with net sketch. In next lecture, we see potentiometer and capacitor. Thanks. For any query, contact to this number.